हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें शादी दिखाई जाती है। दुल्हन अपने दूल्हे को देखती है और कहती है कि मैंने उस इंसान से शादी की जिसने मेरी बड़ी बहन को प्रपोज किया था। फिर कहानी वक्त में पीछे जाती है। हमें बताया जाता है बेरॉन शेडरन की दो बेटियां हैं। बड़ी बहन जो कि सबकी चहेती है और लाड़ों में पली है, एनास्टेशिया, जो शहजादियों की तरह बड़ी हुई, और दूसरी बहन जो मर्दों की तरह लंबी थी, मारी, जिसे सिर्फ किताबें पढ़ने का शौक है। वो सवेरे सवेरे कुएं से पानी निकाल रही होती है। मारी कहती है कि शेडरन परिवार गरीब है, मुझे हर रोज हवेली का बहुत सारा काम करना होता है। मैं अपने परिवार के लिए खाना भी बनाती हूँ। और तभी उसका परिवार दिखाया जाता है। वो लोग आराम से खा रहे होते हैं जबकि वो दूसरे कमरे में उनका झूठन खा रही होती है। वो कहती है इसके बाद मुझे बाबा के कारोबार के कागजी काम भी करने होते हैं। फिर वो कुएं के ठंडे पानी से ही नहाती हुई दिखाई जाती है। वो कहती है लेकिन कोई बात नहीं, कल मेरा जन्मदिन है, कल मुझे जरूर अहमियत दी जाएगी। छोटा भाई कहता है बहना तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैड्रिक। उसके पिताजी तभी ऐलान करते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मेरी बेटी का वर चुना जाए। वो कहती है कि मतलब कि ये पार्टी मेरे लिए नहीं थी, बल्कि ये इसलिए थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन अपना स्वयंवर करे। तभी कुछ अंधे मर्द उसे धक्का देकर उसकी बहन के पास चले जाते हैं, जिसके ऊपर वो अपनी तस्वीर को नहीं बर्दाश्त कर पाती और वहाँ से चली जाती है। वो अपने आप को पानी के दर्पण में देखती है और कहती है कि मैं इतनी बदसूरत क्यों पैदा हुई। तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि सुने मिस, क्या आपको मालूम है कि पार्टी कहाँ हो रही है? और मैं ये सोच रहा हूँ कि पार्टी कहाँ हो रही होगी, हवेली के अंदर ही हो रही होगी ना दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं। तभी मारी कहती है कि पार्टी अंदर हो रही है हवेली में। हीरो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखादमात, जिसके ऊपर उसके पीछे एक मुखादमात आ जाती है और कहती है कि ये मुखादमात नहीं है। शेडरन परिवार के पास बस एक ही मुखादमात है जो कि 70 साल की है, और ये तो वो हरगिज नहीं हो सकती। जिस पर वो कहता है तो फिर ये कौन है? तभी मुखादमात कहती है उनकी 2 बेटियां हैं, तो ये उन दोनों में से एक होगी। जिसके ऊपर वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं दिल से माजरत चाहता हूँ मेरी खातून। जिसके ऊपर मारी बहुत ही ज्यादा हक्की बक्की और हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आप तो इप्सेंड्रस रिपब्लिक से है ना? वो कहता है हाँ बिल्कुल, और मेरी माँ को थोड़ा घूमने फिरने का ज्यादा ही शौक है। जिस पर वो कहती है कि आपका ये पोशाक ये इप्सेंड्रियन का पारंपरिक पोशाक है ना? इस बात पर हमारा हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है आप तो इप्सेंड्रियन सभ्यता की जानकार है। जिसके ऊपर वो कहती है कि जानकार? मैं कहाँ से जानकार हुई, मैंने तो बस किताबों से पढ़ा है जो कुछ पढ़ा है। तभी वो कहता है कि मुझे सोचने दो जरा, आपने इस देश में हमारे देश का अध्ययन किया है। तभी वो कहते हैं कि एक बार इंसान आपकी सभ्यता की गहराई और टेक्नोलॉजी के बारे में जान जाए तो फिर वो आपके बारे में जरूर और जानना चाहेगा। और मेरी जैसी औरत तो आपकी सभ्यता की फैन है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे सारे कपड़े स्पियन सिल्क से बने हुए हैं, हत्ता कि मेरे कच्चे बनियान भी, मैं इसमें जरा भी समझौता नहीं करता। तभी वो हंसने लगती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, आपको देखकर लगता है। और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसा मीट क्यूट है, पहली मुलाकात में ये इंसान अपने कच्चे बनियान की बात कर रहा है। मारी कहती है कि मुझे आपकी कहानियों में भी बहुत दिलचस्पी है, आपने रेडेगी लाल बिल्ली की कहानी तो सुनी ही होगी। जिस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो कहती है रेगेडी एक धुतकारी हुई बिल्ली जो कि अकेली सफर पर निकलती है और दुनिया की मुश्किलात का सामना करते हुए मजबूत बनती है। मेरे भी बाल लाल है और मैं भी धुतकारी गई हूँ, इसलिए तभी वो शौक हो जाती है। उसे अपने बाप की बात याद आती है कि जो औरतें अपने इल्म का मुजाहरा करती है वो असल में अपनी जात को बेइज्जत करती है। वो कहती है बदतमीजी के लिए माफी चाहती हूँ। तभी हीरो कहता है कि बदतमीजी? कौन सी बदतमीजी? तभी वो कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन हीरो से पकड़ लेता है और कहता है कि रुको जरा। तभी वो उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर कहती है कि इसकी आंखें तो किसी सितारे से भी ज्यादा गहरी है, और वो कितना कमाल का है, इतना कमाल का इंसान तो मेरी बहन के लिए ही आ सकता है। वो कहता है आप मुझसे नाराज हो गए क्या क्योंकि मैंने आपको मुखादमात समझ लिया? तभी वो कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं समझा। फिर वो उसके कपड़े देखकर कहता है कि आपके कपड़े, जरूर इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। वो कहती है एक ही कारण है, क्योंकि मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं चलती हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ कर उसे खींच लेता है और कहता है कि किसने कहा कि आप प्यारी नहीं है, आप बहुत प्यारी है। वो उसे देखकर एक लम्हे के लिए थम जाती है और फिर उसे धक्का दे देती है और कहती है आज की शाम की रौनक आपका अंदर इंतजार कर रही है, मुझे माफ कीजिएगा। वो रोती हुई अपनी खोली के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने सालों इंतजार किया है ये अल्फाज सुनने के लिए, लेकिन आज जब मैंने ये सुने तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस खौफनाक जन्मदिन के 1 महीने बाद बड़ी बहन के लिए शादी का प्रस्ताव आ जाता है। उन दोनों का बाप लेटर पढ़ के कहता है उन लोगों का अपने क्षेत्र पे बहुत ज्यादा प्रभाव है, तुम्हें उनसे शादी करनी ही होगी। काउंट ग्रानेडो को एक दिन ड्यूक का टाइटल मिल ही जाएगा, और तो और वो बहुत दौलतदार भी है। तुम वहाँ पर और भी ज्यादा आशाइशों भरी जिंदगी जी सकती हो जो कि तुम्हें इस छोटी सी मोनार्च रियासत में नहीं मिल सकती। उसकी बेटी कहती है लेकिन। तभी वो कहता है कि मारी अपनी छोटी बहन को समझाओ, उसे कहो कि उजरत में कोई भी फैसला ना करे। जिस पर मारी कहती है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगी। वो कहती है मैं किसी ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूँ जिसका मैंने चेहरा भी याद नहीं रखा। मैंने सुना है काउंट ग्रेनेडो को बहुत
ही जल्दी और खौफनाक गुस्सा आता है ऑटो और उन्हें लड़कियों से नफरत है। मारी कहती है कि प्रस्ताव देखकर लगता है कि उन्होंने तुम्हारा हाथ बहुत ही मोहब्बत से मांगा है, तुम्हें एक बार इसके ऊपर सोचना चाहिए। फिर वो कहती है हमें और भी अहम चीज पर बात करनी चाहिए, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर वो कपड़े निकाल के उसे दे देती है। वो पूछती है कि ये सब क्या है, जिस पर वो कहती है ये ऑटो के कपड़े हैं और तुम्हारी लंबाई की वजह से ये तुम पर और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। ऑटो, इनकी बनावट मर्दों के कपड़ों जैसी है, मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद है जो कि लड़कों की तरह कपड़े पहनती है और उनकी तरह डैशिंग दिखती है। मरी कहती है कि समझ गई, जिसके ऊपर उसकी बहन कहती है कि इन्हें मम्मा पापा को मत दिखाना, उन्होंने पहले इन्हें ढूंढा था तो फेंक दिए थे। मारी सोचती है कि बहना मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे ये शौक भी है, जिसके ऊपर वो कहती है मैं जानती हूँ कि हमारा परिवार ज्यादा देर तक आर्थिक बदहाली को नहीं झेल पाएगा और इसीलिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। देखना एक दिन मैं राजधानी के अंदर एक दुकान खोलूंगी और इन्हें बेचूंगी। फिर वो कहती है कि मारी एक बात बताना, क्या तुम्हारे सपने नहीं है, क्या तुम अपने सपनों के लिए नहीं जीना चाहती? वो कहती है मेरी बड़ी बहन मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इससे पहले कि उसकी काउंट से शादी होती एक हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। उसके हाथ में एक किताब होती है। वो कहती है कि मेरी प्यारी बहन, बचपन में वो मुझे रजनी लाल बिल्ली की कहानी सुनाती थी, तभी वहाँ पर उसकी माँ आकर उसको एक लाफा लगाती है और कहती है कि तुम हो जिसे मरना चाहिए था, उसे नहीं, तुम्हारी वजह से वो मर गए, एनेस्टेशिया की मौत की जिम्मेदार तुम हो। वो उसके ऊपर बहुत ताने तंज करती है और कहती है कि तुम मर जाओ, लेकिन तभी उसका बाप उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि इस तरह से तुम इसके चेहरे को बिगाड़ दोगी, जिस पर वो कहती है कि ये तो पहले से ही बिगड़ी हुई है, इसकी शक्ल पहले से ही अच्छी नहीं है, इसे एक बार देखने वाला दूसरी बार इसकी तरफ पलटता भी नहीं है। तभी उसके बाबा कहते हैं कि मैंने एक मनसूबाबंदी की है, इसे क्रांत ग्रेनेडो की बीवी बनाना है। वो कहती है मैं अपनी बहन की जगह नहीं ले सकती, जिसके ऊपर उसका बाप कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जैसी बदसूरत औरत उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। फिर वो कहती है तो फिर आप कैसे करेंगे ये सब कुछ? इस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो। वो कहता है उसके मंगेतर ने मंगनी के दौरान जो भी तोहफे दिए थे हमने सारे बेच दिए हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन एनेस्टेशिया की मौत से उसके मंगेतर का दिल टूट चुका है, अभी उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा, हमें बस एक लम्हा चाहिए, एक कमजोर लम्हा, बस इसी एक लम्हे में तुमने उसके दिल पर जादू चला देना है और फिर हम जीत जाएंगे। तुम्हारे पास थोड़ा ही वक्त होगा उसके ऊपर अपनी मोहब्बत का जादू चलाने का। वैसे तो शायद वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें कोशिश पूरी करनी है। वो मुस्कुरा कर कहती है मैं समझ गई, जिसके ऊपर उसका बाप कहता है कि तुम्हारी तो मुस्कुराहट भी बेकार है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि उसकी जगह तुम क्यों नहीं मर गई। वो सोचती है आज मैं उस इंसान को रिझाने जा रही हूँ जो मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ता लेकर आया था। हम देखते हैं कि चौकीदार उन्हें रोक देता है, तभी उसका बाप उससे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, हमने पहले ही यहाँ पर खत भेज दिया था। तभी उनकी नौकरानी बाहर आती है और कहती है कि आपने खत भेजा था कि आपको सुबह मिलना है, अब दोपहर हो चुकी है, आपका वक्त खत्म हो गया। जिसके ऊपर वो कहता है कि बकवास बंद करो। मारी बाहर निकल के कहती है कि बाबा रुक जाइए, लेकिन तभी नौकरानी जुडो एक्सपर्ट निकलती है और वो उसके बाप को जमी बोस कर देती है। वो कहती है कि बोरन सैड्रेन आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाए। तभी वो कहता है कि औरत, तभी उसकी बेटी झुक जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बाबा ने बहुत गलत व्यवहार किया आपके साथ। चौकीदार और वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इतनी आसानी से माफी मांग ली। तभी उसका दुपट्टा सरक जाता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आप तो मारी है, आप तो मारी ही है ना? जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं मारी हूँ, शेड्रॉन परिवार की बेटी। मुकदमा चौकीदार से कहती है कि जाकर उन्हें तुरंत बताओ कि मारी आई है, जिस पर चौकीदार कहता है कि हाँ। फिर वो कहती है कि मैं अपने रवैये के लिए माफी चाहती हूँ, मैं उनकी खास मुकदमात हूँ, मेरा नाम चैम्बरलेन है। कांट कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, उसे वापस भेज दो, मुझे मारी से नहीं मिलना। जिस पर चौकीदार कहता है कि वो बहुत दूर से आए हैं, मैंने एनेस्टेशिया के लिए चंद महीनों पहले ही रिश्ता भेजा था, हमारी मंगनी हुई थी और वो उसकी छोटी बहन है। ओ एनेस्टेशिया मुझे माफ करना, काश मैंने तुम्हें उस रात रोक लिया होता। मुकदमात कहती है कि मालिक। तभी वो कहता है कि मैंने कहा ना मुझे मारी शेड्रॉन से नहीं मिलना। लेकिन तभी वो देखता है कि मारी शेड्रॉन उसके सामने होती है। वो उसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो कहती है कि मेरा नाम मारी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो अपने होश में ही नहीं होता, उसका चौकीदार उसका नाम ले रहा होता है कि ओ शामा। वो कहती है कि मैं ही बेवकूफ हूँ, भला मैंने कैसे सोच लिया कि क्रांत ग्रेनेडो की बीवी बन सकती हूँ मैं। अभी उसका बाप आ जाता है और कहता है कि कांट ग्रेनेडो आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं जानता हूँ कि शादी से पहले ही मेरी बेटी का देहांत हो गया, आपका दिल अभी टूटा हुआ है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये मारी है उसकी सगी छोटी बहन। जिसके ऊपर वो कहता है कि मारी तुम मारी हो ना? उसका बाप कहता है कि जाहिर है ये मारी ही है, मैं मानता हूँ कि अपनी बहन के मुकाबले में ये बहुत ही ज्यादा भद्दी है। जिसके ऊपर वो गुस्सा होकर उसे देखने लगता है। तभी मुकदमात कहती है कि मालिक आपका गुस्सा इन्हें डरा रहा है। वो कहता है बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ, आज रात आप यहीं पर रुके। बस इतना कहकर वो चला जाता है। मारी तो बेचारी वहाँ पर गुमसुम खड़ी हुई होती है। मारी और मुकदमात अकेले ही होते हैं। जिसके ऊपर वो पूछती है
है कि मेरे बाबा कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि वो तो मालिक के साथ बात कर रहे हैं, आप चाय लीजिए। मारी चाय का कलर देखकर कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, ये सैंड्रो रिपब्लिक से है क्या? मुखादमात कहती है कि आपको तो बहुत कुछ पता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने सुना है कि वो चाय में मसाले डालते हैं जिससे कि उनकी शारीरिक शक्ति में बढ़ोतरी हो। मुखादमात कहती है अदरक और दालचीनी वो पेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें यहाँ पर चाय के साथ ही बेचा जाता है। वो चाय का एक सुट्टा लेती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, इसको बनाने वाला तो इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जिसके ऊपर मुखादमात डर के मारे कांपने लगती है। वो कहती है कि क्या हुआ? जिसके ऊपर मुखादमात कहती है कि कुछ नहीं, आप बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मुखादमात दरवाजा खोलती है और उसके पीछे मालिक होते हैं उसके। वो कहती है हमें माफ कर दीजिए। जिसके ऊपर वो पूछता है माफी किस लिए? जिस पर वो कहती है कि हमने बहुत ज्यादा बदतमीजी की, मेरे पिता कहाँ है? वो कहता है कि उन्हें मुझसे मंगनी के तोहफों के मुतालिक कुछ बातें करनी थी और उन्होंने मुझे मिस एनेस्टेशिया की आखिरी ख्वाहिश बताई और फिर वो चले गए। जिसके ऊपर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो कहता है कि कहाँ जा रही हो? वो कहती है अपने बाबा के पास। जिसके ऊपर वो पूछता है कि एक बात बताए कि आपके घर वाले आपके ऊपर जुल्म सितम करते हैं? वो कहते हैं कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मेरे माँ बाप का रवैया मुझसे सख्त जरूर है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि उन्हें मेरे भविष्य की चिंता होती है। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ ना, उन्हें बस यही चिंता रहती है कि मुझे कोई आप जैसा नहीं मिल सकता। जिस पर वो कहता है कि क्यूरोस। वो कहती है कि क्या? वो कहता है कि मेरा नाम है क्यूरोस, ये वो नाम है जो मेरे परिवार वालों की तरफ से मुझे दिया गया था। मैं चाहूँगा कि आप मुझे इसी नाम से बुलाए। एक बात बताइए कि आप राहिबा बनने वाली है? जिस पर वो पूछती है नहीं। जिस पर वो कहता है कि क्या आपको मर्दों से नफरत है? तभी वो कहती है नहीं। तो फिर क्या आप अपनी बहन की वजह से ऐसे कपड़े पहनती थी? सच सच बताइए, सेड्रॉन परिवार आपके साथ क्या क्या जुल्मों से ज्यादती करता है? वो कहती है मेरी जिंदगी एक अंधा कुआं है, इसके अंदर कोई रोशनी पनप ही नहीं सकती। मुझे इस वक्त से नफरत है, इन सवालों से नफरत है, मैं यहाँ क्यों हूँ? फिर वो मुस्कुराकर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बस प्यारी नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर वो कहता है कि मुखादमात इसे ले जाइए। वो सोचती है कि क्या इसे मुझ पे दया आ गई इसलिए ये मुझे महल में रहने देगा। मुखादमात कहती है कि मारी जी, हमने पहले से ही आपके लिए कपड़ों और नहाने का इंतजाम कर लिया है। वो कहती है ये गुस्लखाना कितना बड़ा है, इतने सारे पानी को गर्म करने के लिए कितनी लकड़ियाँ लगी होगी। जरूर ये मुझे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम मिलने वाला है, शायद ये लोग मेरी काबिलियत को देखना चाहते हैं। फिर वो मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं इन्हें दिखा देती हूँ फिर। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि आप लोग आ गए। वो कहती है मेरा नाम है टुनिका और मैं यहाँ के हौस की निगहबान हूँ। मुखादमात कहती है मारी सामा, इसे सब कुछ मालूम है कि कौन सी मसाज कहाँ पर किस अंग पे की जाती है। इसके अलावा इन्हें उन दवाइयों के बारे में भी मालूम है जिससे कि खूबसूरती बढ़ाई जाए। मारी कहती है खूबसूरती बढ़ाई जाए? जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो चिल्लाती है कि ये लोग मुझ पे तजुर्बे करेंगे। मुखादमात कहती है कि मारी शामा, अगर आपको ये प्रसन्न ना कर पाए तो इन्हें थप्पड़ मारने में जरा भी हिचकिचाइएगा मत। तभी वो कहती है कि क्या थप्पड़ क्यों मारना है, मैं तो बस यहाँ नहाने आई हूँ। फिर वो कहती है कि ये तो जन्नत है। टोनिका कहते हैं कि मैंने इसमें नमक, शहद और कुछ फलों का रस डाला है, आपको लगेगा कि आपका दूसरा जन्म हुआ है, मैं सारी गंदगी धो डालूंगी आपकी। मारी कहती है कि दूसरा जन्म? जिसके ऊपर वो कहती है कि आपको मालूम है क्रिसलिस का मतलब तितली में बदल जाना होता है। मारी कहती है कि क्या, किस में बदल जाता है? हमें क्यूरोस महल के हॉल में उसका इंतजार करता हुआ नजर आता है और वो पीछे से दरवाजा खुल के अंदर आती है और वो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मारी खुद के अक्स को आईने में देखती है और कहती है कि ये खूबसूरत औरत कौन है, लेकिन तभी उसे होश आता है और कहता है कि लियो लियो। तभी पीछे से एक औरत आती है और कहती है कि हाँ मैं सुन सकती हूँ। फिर वो मारी को गौर से देखने लगती है और कहती है कि क्यूरोस, ये तो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वो कहता है कि माँ मुझे ठीक से बताइए, ये मेरी सारी ज़िंदगी का फैसला है। मारी उन्हें देख कहती है कि क्यूस ने बताया था कि उसकी माँ इप्सांड्रस है। क्यूस की माँ कहती है कि नहीं, इसमें आत्मविश्वास की कमी है। जिसके ऊपर क्यूस कहता है लेकिन माँ। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें बड़े लोगों में उठना बैठना है, इसे महफिलों में जाने के अदब आदाब भी सीखने होंगे। इसके अलावा आत्मविश्वास नहीं होगा तो ये तुम्हारे साथ खड़ी भी नहीं रह पाएगी, लेकिन शादी से पहले मैं इसको तुम्हारे लायक कर दूंगी। जिस पर क्यूस खुश हो जाता है। वो कहता है कि आपका शुक्रिया माँ। तभी मुखादमात पीछे से कहती है खातून मारी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। जिस पर मारी कहती है कि किस चीज़ की? मुखादमात कहती है कि ड्यूचस ने आपको मालिक की मंगेतर बना दिया है। क्यूरिस की माँ कहती है कि आखिरकार मेरा बेटा शादी करेगा, मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी। जिस पर क्यूरिस कहता है कि ये तो बहुत बात की बात है माँ, अभी तो हमें मंगनी की तैयारियां करनी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं संदेशा वाहक को पूछ लेती हूँ कि उससे संदेशे पहुँचाने में कितना वक्त लगेगा और उसके हिसाब से मंगनी की तारीख भी रख देती हूँ। मारी अचानक से कहती है रुक जाइए, मैं ये नहीं कर सकती। क्यूरोस इस बात पे हक्का बक्का हो जाता है और कहता है क्या कहा? और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।